डी कोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। क्या आप ये कह सकते हैं ये पीने लायक है पानी? आप ये एश्योर कर सकते हैं दिल्ली में छठ मनाने वालों को कि इस पानी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी साफ है। ये जो यमुना है यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस दिन से आप मुख्यमंत्री बनी हैं आपसे दो ही सवाल पूछे जाते हैं, हवा कब साफ होगी और इसका पानी कब साफ होगा। पानी मैं देख रहा हूँ यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। ये पानी आपने सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा साफ करवाया है या एक्चुअली यमुना में वाकई में पानी साफ हो गया है? आपके जो दोस्त हैं आम आदमी पार्टी के वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो पानी है ये टेम्परेरीली साफ़ किया गया है और इसमें आपने वो कहते हैं कि एक सिलिकॉन डिफॉर्मर का इस्तेमाल किया गया है, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि वो झाग तो नज़र नहीं आएंगे लेकिन ये पानी जो है बहुत हानिकारक हो जाएगा। देखिए छठ इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा है और दिल्ली में जो छठ मनाने वाले लोग हैं बिहार के, पूर्वांचल के, अगर वो नाराज़ हो गए तो फिर बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा बिहार में। जब आप बड़ी हो रही थी दूरदर्शन देखती थी और आज आप अपने आप को दूरदर्शन पे देखेंगी। नमस्कार, डी कोड के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज डी कोड स्टूडियो से नहीं हो रहा है, डी कोड बल्कि बाहर से हो रहा है और दिल्ली में आप जानते हैं इस समय चारों तरफ छठ की चर्चा है और छठ की जब चर्चा हो रही है तो यमुना की भी चर्चा है, यमुना के पानी की चर्चा है और इसीलिए आज हम यमुना के किनारे हैं और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। रेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और दूरदर्शन के तमाम दर्शकों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। दूरदर्शन का एक बहुत ही स्वर्णिम युग रहा है जब हम सब लोग दूरदर्शन देख के चित्रहार देखते थे जी। सच में दूरदर्शन का आज भी वही महत्व है और देश के हजारों लाखों लोग आज भी दूरदर्शन को उतने ही मन से, उतने ही शौक से देखते हैं। वो फिक्स टाइम का चित्रहार, वो फिक्स टाइम की रामायण, वो कृषि दर्शन, वो सारे अपने आप में एक लैंडमार्क थे और लोगों के जीवन से जुड़े हुए एपिसोड है। हमने भी बहुत देखा। जब आप बड़ी हो रही थी दूरदर्शन देखती थी और आज आप अपने आप को दूरदर्शन पे देखेंगी, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है और सच में मैं लाखों दर्शक जो दूरदर्शन को देखते हैं उनको साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने हमेशा इससे जुड़ करके देश को देखा, समझा और आगे बढ़ाया। रेखा जी, हम जहाँ खड़े हैं और यमुना के किनारे, यमुना के घाट पर, ये जो यमुना है यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस दिन से आप मुख्यमंत्री बनी हैं आपसे दो ही सवाल पूछे जाते हैं, हवा कब साफ होगी और इसका पानी कब साफ होगा। और आज हम छठ के मौके पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और ख़ास तौर पर इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। ये आपकी सरकार का पहला छठ का त्यौहार है। ये छठ कैसे अलग होने वाला है केजरीवाल जी के छठ के मुकाबले? देखो, छठ तो लोगों की है, हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों की है, ना मेरी है ना केजरीवाल जी की है। पर दिल में हमेशा एक आस थी और एक वादा था दिल्ली की जनता से कि इस बार की छठ हमेशा से बेहतर, अलग, दिव्य और भव्य होने वाली है और उसका प्रयास हमने किया। वर्षों जिससे जो यमुना घाट पे छठ लोग पर्व मनाते थे, पूजा करते थे, वो प्रतिबंधित थी और इसको हमने अपनी सरकार के आने के बाद ना केवल इस प्रतिबंध को हटाया बल्कि छठ घाट बना करके दिए जनता के लिए। और कल इसकी जब पूजा होगी, यहाँ पे लाखों पूर्वांचल के भाई बहन आकर के यहाँ पूजा करेंगे तो वो एक अलग क्षण होगा। वर्षों बाद इस यमुना जी के घाट पे छठ की पूजा होगी,
हमारी ओर से बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की गई है। शहर के अंदर भी 1500 पॉइंट्स पे हमने छठ घाट बनाए हैं और पूरी यमुना के किनारे किनारे जहाँ जहाँ भी पॉपुलेशन है, ऐसे 17 मॉडल छठ घाट बनाए हैं जहाँ पे लोग आएंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, पूजा करेंगे और भव्यता होगी, रौनक होगी। और सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तैयारी है। सारे सुरक्षाकर्मी, सारे स्वच्छता कर्मी, सभी लोगों ने मिल कर के इस बार एक एक घाट को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। पानी मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है। ये पानी आपने सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए थोड़ा सा साफ करवाया है या एक्चुअली यमुना में वाकई में पानी साफ हो गया है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जो यमुना जी हमें 8 महीने पहले मिली थी और आज जो यमुना जी, आप देखिए यहाँ से वहाँ तक कहीं भी आप निगाह उठा करके देख लीजिए, आपको स्वच्छ पानी दिखाई दे रहा है। स्वच्छता यमुना जी की इतनी है कि आज यहाँ छठ बरती खड़े होकर के पूजा कर सकते हैं। एक समय था जब यमुना जी के नज़दीक नहीं जाया जा सकता था। आज मैं इतना कह सकती हूँ कि हमने धीरे धीरे इस 8 महीने में जो यमुना जी पे काम किया है, अभी बहुत काम करना बाकी है। मैं ये नहीं कह रही कि काम पूरा हो गया, पर शुरू हुआ है। जिस डायरेक्शन में ये काम जा रहा है वो उसके एंड रिजल्ट जो है वो एक स्वच्छ यमुना, विरल यमुना है। पर आज उस दिशा में हम थोड़े स्टेप आगे ले पाए कि यहाँ पे छठ का त्यौहार मनाना संभव हुआ। यहाँ हमने सफाई की, यहाँ पानी का BOD लेवल, COD लेवल, ऑक्सीजन लेवल, हर चीज़ को पहले से बेहतर किया। इतना मेरा कहना है और बाकी तो अभी बहुत काम करना है। दिल्ली के जितने नाले हैं उन सबको टैप करने की ज़रूरत है। दिल्ली में STPs जो बने हुए थे पुराने, उन सबको हमने रिवाइव किया, उन सबको हमने अपग्रेड किया, नए STPs बनाने के टेंडर लगाए हैं और पूरी तरीके से जो सीवेज की क्षमता दिल्ली की है उसको कई गुना आगे लेके जाने की ज़रूरत है। लेकिन आपके जो दोस्त हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो पानी है ये टेम्परेरीली साफ़ किया गया है और इसमें आपने, वो कहते हैं कि एक सिलिकॉन डिफोमर का इस्तेमाल किया गया है, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि वो झाग तो नज़र नहीं आएंगे लेकिन ये पानी जो है बहुत हानिकारक हो जाएगा त्वचा के लिए, 44 किलोमीटर लंबे यमुना जी में हमने कुछ भी डाल के साफ़ किया, साफ़ हो गई। ये तो दिख रहा है, कम से कम हमारे छठ बरती खुश है कि भी साफ़ हो गई। आप बात समझिए, खाली उस एरिया में जहाँ पे झाग बनते थे, जो केजरीवाल जी के समय में 2-2 मीटर झाग होते थे, आज वहाँ झाग नहीं है। एक डिफॉर्मर जो वहाँ पे यूज़ हो रहा है जिससे कि वो झाग बैठ जाएं, केवल उतना। बाकी पूरी यमुना में थोड़ी ना झाग है। वहाँ जो गंदगी थी उसको साफ़ करना, घाटों को साफ़ करना, गंदगी कूड़ा हटाना, वहाँ पे पूरा तरीके से सीढ़ियाँ बनाना, ये सारे काम सरकार ने किए हैं। आप इसलिए परेशान है कि भाई ये कैसे संभव हुआ? जो काम हम नहीं कर पाए, हमने क्यों बंद कर दिया था, उनको आज तक नहीं पता कि यमुना जी पे क्यों छठ करना बंद हुआ, क्यों उन्होंने, जिन लोगों ने गलती से भी यहाँ पे आकर के पूजा कर ली उन पे केस लगा दिए। तो ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ? वो सोच रहे कि ये गलती हमसे हुई कैसे। आज एक महिला मुख्यमंत्री आकर के यमुना पे छठ की पूजा की तैयारी करा देती है, पूरी यमुना के किनारे सही करके पूजा की तैयारी हो जाती है, घाट बन जाते हैं, व्यवस्थाएं खड़ी हो जाती है। तो उनकी दिक्कत लाजमी है, आखिर विपक्ष है, विपक्ष कुछ तो कहेगा। तो दिक्कत पानी से है या आपसे है? मुझसे है, पानी से नहीं है। उनको तो किसी भी चीज़ में, वो कहते हैं ना जैसे कि आटा गूंद रहे हो तो हिल क्यों रहे हो, तो भाई आटा भी गूंदेंगे, हिलेंगे भी। आप अपनी प्रॉब्लम का समाधान कीजिए। दिल्ली की जनता खुश है, मुझे इतना मालूम है कि दिल्ली की जनता के लिए जो जो भी मैं कर सकती हूँ, हमारी सरकार जो जो भी कर सकती है वो अपने एफर्ट्स पूरी ताकत लगा के कर रही है और करती रहेगी। आप ये एश्योर कर सकती हैं दिल्ली में छठ मनाने वालों को कि इस पानी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी साफ है, उनकी त्वचा ठीक रहेगी, उनको कोई बीमारी नहीं होगी? 100%। मैं खुद अपने छठ बरती भाई बहनों के साथ में कई घाटों पे पहुंचूंगी और उनके साथ ही वहाँ उनकी पूजा में शामिल रहूंगी, पानी में भी खड़े होंगे, सूर्य भगवान को अर्घ भी देंगे। आप खुद भी देंगी? बिल्कुल दूंगी। मैं अपने सारे त्यौहार दिल्ली के जितने होते हैं, हर राज्य के त्यौहार अपनी दिल्ली वासियों के साथ मिलके मनाती हूँ और छठ भी उसी रौनक से मनाएंगे। जब हम अगले साल आएंगे मान लीजिए, तो यही यमुना जो है, जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, इस यमुना में और कितना हमें एक अंतर बेहतर दिखेगी,
और बेहतर दिखेगी। और इस यमुना में आपको मैं एक बार जरा देखता हूँ कि कितना पानी इसका, जिसमें हम जा सकते हैं। इसको हम, क्या आप ये कह सकते हैं ये पीने लायक है पानी? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती हाँ। कि ये पीने लायक है कि नहीं है, पर ये छठ व्रतियों की पूजा करने लायक बिल्कुल है। और श्रद्धा होती है, ना पीने को लोग गंगा का पानी ना पिए और पीने को ये भी पिए, परंतु हम इसको हर क्षण हर पल बेहतर करने में लगे हैं और करेंगे। ऐसा भी पर करेंगे अगर कि आप जब देखें वैसे तो बहुत कोई बुरा नहीं है, पहले से बेहतर है। इसमें नहाया जा सकता है। 100%। मैं इसीलिए गई ना, हाँ। इसीलिए इतना तैयार कर तो दिया ये है कि आपका छठ जवाब उन व्रती लोगों यहाँ को पे। हो गया जो ये कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है। देखिए, अखिलेश यादव भी अब आपके राजनीतिक दुश्मनों में आ गए हैं। भैया हैं हमारे। वो कह रहे हैं, उनसे तो आपका पुराना नाता है अरे आपका। तो क्या हुआ, वो भी ध्यान तो रखते हैं, हमारा आपने जो इतना उनके कम बारे है। में कहा वो उसको भूले नहीं आज तक। चलिए, ध्यान रख रहे हैं ना तो अच्छा है, ध्यान रखना चाहिए उनको। तो अखिलेश यादव जी को बता दीजिए आप। भाई, हम निमंत्रण दे रहे हैं समस्त देशवासियों को, और अखिलेश जी को भी, केजरीवाल जी को भी, कि आए हमारे साथ यहाँ छठ मनाएं। दिल्ली में आपका स्वागत है। देखिए, छठ इस बार बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा है और दिल्ली में जो छठ मनाने वाले लोग हैं बिहार के, पूर्वांचल के, अगर वो नाराज हो गए तो फिर बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा बिहार में। देखिए, हमें नहीं पता कहाँ चुनाव है और क्या उसका है। मुझे तो ये मालूम है कि पिछले 8 महीने में दिल्ली में जितने भी त्यौहार आए वो किसी भी राज्य के थे, हमने बड़े शौक के साथ में, बड़े जोश के साथ में उन्हें मनाया। बड़े सुंदरता के साथ में हमने कावड़ के कैंप लगवाए, बड़े ज़ोरों शोरों से हमने रामलीला मनाई, उतनी ही शिद्दत के साथ में और रौनक के साथ में हमने डांडिया के इवेंट किए, करवा चौथ का किया। तो हर त्यौहार, उत्तराखंड का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, हर त्यौहार को हमने बड़े धूमधाम से मनाया और ऐसे ही छठ मनाने वाले हैं। तो हमें किसी चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हमारे दिल्ली के हजारों लाखों पूर्वांचल भाई बहन खुश हों, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए और पूजा करते हुए उन्हें संतुष्टि की प्राप्ति हो। मेरा इतना ही ध्येय है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ रेखा जी, तो जब हम किसी पुरुष मुख्यमंत्री से बात करते हैं या किसी पुरुष मंत्री से बात करते हैं, उसकी भाषा थोड़ी अलग होती है। और आज आपसे हम बात कर रहे हैं तो आपकी भाषा थोड़ी अलग है। आप उसमें रसोई का भी इस्तेमाल कर रही हैं, घर परिवार का भी इस्तेमाल कर रही हैं, त्योहारों का भी इस्तेमाल कर रही हैं। थोड़ा एक अलग तरफ आप उसको ले जा रही हैं। और नेता जो होते हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हमेशा वोट की बात करते हैं। अभी तक आपने पॉलिटिक्स की बात ही नहीं की, वोट की बात नहीं की। क्या ये एक फ़र्क है कि जब एक महिला मुख्यमंत्री बनती है और एक पुरुष मुख्यमंत्री होता है? देखिए, भारत की महिला जो है वो सीएम बन जाए, डीएम बन जाए, पर वो एक गृहिणी, एक माँ, एक परिवार में बहन, वो पहले है। और उसी मानसिकता के साथ वो पूरे समाज को, पूरे राज्य को देखेगी, मुझे लगता है, जैसा मैं देखती हूँ। तो मुझे ये अपना एक बड़ा परिवार लगता है। इस परिवार में जितने सदस्य हैं, उनकी ज़रूरतें, उनकी ख्वाहिशें और उसके लिए काम करना मेरी प्राथमिकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं सारे काम करती हूँ। मुझे कोई इससे मतलब नहीं है कि विपक्ष क्या कह रहा है, कोई और क्या सोच रहा है। यदि मेरे क्षेत्र की जनता को, यदि मेरे राज्य की जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे उसको करके देनी है। उसके लिए जो मेरा पोटेंशियल है, मेरी ताकत है, वो उसमें मैं लगाऊं, उसके लिए निर्णय लूं, उसके लिए स्टैंड करूं। और अब छोटा सा विषय है, पटाखे हैं। बात छोटा है कि भी पटाखों पे बैन था, पर एक लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय था। तो हमने कोर्ट में दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट किया कि भी हम चाहते हैं कि चाहे सीमित समय के लिए हो परंतु परमिशन मिले। तो ये स्टैंड लेना पड़ा। अब गाड़ियों का विषय था, जब 10 साल और 15 साल की गाड़ियों पे बैन हो गया तो हमें दिल्ली के लोगों की ज़रूरत को समझते हुए कोर्ट में जा कर के स्टैंड लेना पड़ा। तो मैं लोगों की ज़रूरत, इच्छा और उनकी सहूलियत को देखती हूँ और उसी हिसाब से अपने कामों को आगे ले जाती हूँ। ये इस बार आपकी सरकार की पहली दिवाली भी थी और इसलिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दिवाली पे हमेशा लोग इसको बड़ा मुद्दा बनाते हैं कि भाई दिवाली की वजह से आपने इतना पॉल्यूशन करा दिया, पूरी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। तो दिवाली पर
आपकी सरकार ने क्या ऐसा अलग कर दिया, वो आप हमें बता सकते हैं, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं, और उसमें कुछ आंकड़े भी अगर आप बता सकें। देखिए, दिवाली इस बार की दिल्ली की दिवाली, दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी दिवाली ने एक अलग मुकाम पाया। पहली बार कर्तव्य पथ पे लाखों दिए जलाए गए। पहली बार दिल्ली में लोगों ने वो रौनक देखी जहां हजारों ड्रोन से प्रभु श्री राम के चरित्र की कथा कही गई। पहली बार दिल्ली में रामलीला समितियों ने निश्चिंत होकर के अपनी रामलीलाएं की। 12 बजे तक उनको कोई टोकने वाला नहीं था। पहली बार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हमने हर एक धार्मिक आयोजन समिति को पूरी असिस्टेंस दी। पहली बार वर्षों बाद पटाखे जला करके लोगों ने एक त्यौहार का एहसास लिया, और पहली बार उसके बावजूद भी दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल रूप में लोगों ने देखा। आज भी आप ये देखिए, कल 275 था AQI और आज भी लगभग मेरे ख्याल से 350 मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज है लगभग 325 के आसपास, वही मैंने कहा। लेकिन 2024 में आज ही के दिन अगर मैं 26 अक्टूबर की बात करूं 255 था, और 2023 में 256 दिवाली पर था। पहले, दिवाली से पहले की बात कर रहे हैं। पिछली बार जो दिवाली थी वो नवंबर में आई थी, इस बार दिवाली पहले आई, अक्टूबर चल रहा है। तो वो आप देखिए कि दिवाली के बाद का अक्टूबर का ये जो दिन है कितने भयंकर होते थे उस समय में। सूरज दिखता नहीं था, आप देखिए क्या चकाचक सूरज दिख रहा है। आपको दिवाली से अगले दिन की सुबह याद कीजिए, उस दिन पूरा साफ मौसम था, आकाश पूरा दिख रहा था, सूरज दिख रहा था। आप ये सोचिए इतना बड़ा फर्क। आज दिवाली वाले दिन 340 था AQI और दिवाली के अगले दिन 351 था। तो आप सोचिए कि पटाखे की परमिशन भी हो गई, पटाखे जले भी, लोगों ने त्यौहार भी मनाया, फिर भी AQI में फ़र्क नहीं आया, और उसके बाद से लगातार AQI डाउन आया। तो ये एक अचीवमेंट है। इसमें अचीवमेंट आपकी किस्मत की भी है वैसे। तो देखिए इस बार बरसात इतने देर तक होती रही, और बरसात की वजह से पॉल्यूशन कम हो गया। यमुना में बाढ़ आई, बाढ़ की वजह से बहुत सारा पानी यमुना में जब ओवरफ्लो हो रही थी तो बहुत सारा गंदा पानी तो निकल ईश्वर गया। प्रसन्न है। और पंजाब में इतनी बारिश, बाढ़ आ गई थी, पराली भी जल गई तो वहाँ। मैं कह रही हूँ ना, ईश्वर प्रसन्न है, कह रहे ठीक चल रहा है, बच्चों सही काम कर रहे हैं। हम ईश्वर की कृपा से दिल्ली अच्छी चले, बेहतर चले, ईश्वर का सहयोग तो है ही हर चीज़ में। सरकारें अपना काम कर रही है, प्रभु अपना काम कर रहे हैं, पर कुल मिलाकर के दिल्ली के लोग खुश हैं। दिल्ली के लोगों के चेहरों पे स्माइल है। उन्हें लगता है कि हाँ, कोई सरकार ऐसी है जो उनके सुख दुख में साथ खड़ी है, उनके विश्वास को लेकर के चल रही है। इस पर मैं पॉल्यूशन पर एक आखिरी सवाल दिल्ली वालों की तरफ से पूछना चाहता हूँ। मैं जब आ रहा था, मैंने जितने भी लोगों से बात की, सब ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी से आप ये ज़रूर पूछिएगा कि पॉल्यूशन का क्या परमानेंट सॉल्यूशन आप करेंगे, ये कब ख़त्म होगा। हम लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, मतलब पूरे जीवन को ख़राब कर रहा है। आपके पास इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है जो पहले नहीं किया गया? ऐसा नया क्या आप करेंगी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सुधीर जी, इसमें सही बात है कि वर्षों से दिल्ली में कोई ऐसी प्लानिंग या सॉलिड स्टेप नहीं थे जिससे कि दिल्ली के पोल्यूशन को कर्व किया जा सके, परंतु हमारी सरकार ने इसकी पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हमने दिल्ली के पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर करें, उसके ऊपर हम डस्ट मिटिगेशन प्लान लेकर के आए कि ये जितनी सड़कें टूटी हुई हैं, जितने गड्ढे इन सड़कों पे हैं, या जितनी धूल मिट्टी यहाँ उड़ती है उसको सेटल करना, उसको रिपेयर करना, सारी सड़कें ठीक ढंग से बनी हो, पहला हमारा प्रोजेक्ट है। धूल ना उड़े, जहाँ पे धूल है तो उसके लिए मैसिव प्लांटेशन, और जो स्प्रिंकलर्स हैं या हाई राइज बिल्डिंग पे हमने एंटी स्मोक गन्स लगाई, या जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क में हमने डूज एंड डोंट्स का लिस्ट दिया कि उसको फॉलो किया जाए, उसको पूरा ऑब्जर्व किया जाए। तो हर काम जो शहर में हो रहा है उसको उस निगाह से देखना कि ये कल को पॉल्यूशन की दृष्टि से इसको हम कैसे कव कर सकते हैं, उस पर सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, काम कर रही है। छोटे छोटे विषय मैं आपको कहती हूँ, प्लांटेशन तो पहले से लोग सोचते थे प्लांटेशन हो, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि वर्षों से इस शहर में जो प्लांटेशन हो रहा है अंग्रेज़ों के समय का, कीकर, बबूल, सफ़ेदा, इसको प्लांटेशन कहते हैं? क्या ये ऑक्सीजन गिवर प्लांट्स हैं? क्या ये धरती को पानी बचा पा रहे हैं? हमने जो नई गाइडलाइन बनाई उसमें जो हमारी
भारतीय पेड़ है उसमें नीम, आप पीपल, बरगद, आम, इन पेड़ों को लगाने का प्लान किया। और यहाँ तक कि जो रिज एरिया भी है वहाँ पे भी इन प्लांटेशन को हम कर रहे हैं ताकि एक्चुअल में ऑक्सीजन गिवर प्लांट दिल्ली का एक ग्रीन एरिया कवर करे। और ग्रीन एरिया को भी हमने बढ़ाया है। पहली बार वर्षों में दिल्ली में रिज एरिया नोटिफाई किया है। हमने 4000 हेक्टेयर अभी हमने इस पूरे एरिया को नोटिफाई करके दिल्ली को दिया है, जो कि आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और भी करना है, लगातार हम उन एरियाज़ को अलग करके कि भी कौन कौन से एरियाज़ को हम नोटिफाई करते जाएं और उसको ग्रीन कवर हम दिल्ली को देते जाएं, उस पर काम हो रहा है। जो प्लांटेशन मैंने बताया कि पुराना, वर्षों पुराना, जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं थी, उनको हम बदल रहे हैं। दिल्ली के लिए नए वाटर स्प्रिंकलर्स, नई एंटी स्मोक गन्स, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, इन सब को हम ले रहे हैं। तो ये लगातार चलने वाला काम है और सरकार इसकी सीरियसनेस समझती है और उस पर काम कर रही है। अब सारी दिल्ली क्लाउड सीडिंग का इंतजार कर रही है कि आप एक नकली बारिश आप कराने वाली हैं। हम भी सीडिंग कर रहे होगी और 29 तारीख को लोग सुबह उठेंगे और दिल्ली में बारिश हो रही होगी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, देखा जी ऊपर अगर आप देखें बादल आप भी थोड़ा दिखाइएगा, ऊपर देखिए, बादल तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे हैं दिल्ली के आसमान में। तो क्लाउड सीडिंग आप करेंगे कहाँ? ये देखिए, ये बात सही है। एक्चुअल में तो सरकार वो सारे काम करना चाहती है, हर संभव कदम, हर संभव प्रयास जो दिल्ली की बेहतरी के लिए हो, दिल्ली का पर्यावरण ठीक करने के लिए हो। क्लाउड सीडिंग उसमें से एक स्टेप था जो हमें लगा कि इसको भी करना चाहिए और हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया हुआ है। हमारी सारी चीज़ें रेडी है और मुझे लगता है कि बादल, नमी, मौसम, ये सारी चीज़ें जुड़ती है। एक एक्सपेरिमेंट है। मुझे लगता है कि अगर ये ठीक ठाक सफल हो गया तो दिल्ली के लिए एक बेहतर सॉल्यूशन मिल सकता है और इसके लिए हम हर संभव प्रयास, मतलब क्लाउड सीडिंग उसमें से एक है, कोई भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है जिससे कि हम दिल्ली को एक बेहतर सवेरा दे सकें। जी, पर क्लाउड सीडिंग से अभी इस समय ज़्यादा उम्मीद ना करें। इसको एक प्रयोग की तरह ही अभी हमें लेना चाहिए। हमारे लिए भी प्रयोग है क्योंकि पहली बार हो रहा है दिल्ली राज्य में, तो प्रयोग है और सफल होने की हम उम्मीद करते हैं। तो 29 को होगा या नहीं होगा? उम्मीद तो है, करेंगे आप 29 तारीख? उम्मीद तो है। बादल आए, मैंने कहा बादल, नमी, मौसम, सब चीज़ें डिपेंडेंट है और उसके कारण से फिर चीज़ें निकल के आएगी। अब वो बादल भी कहाँ तक जा कर के कहाँ बरसेगा, तो ये एक ट्रायल है। हम सोचते हैं कि ये सफल होने से दिल्ली को बेहतर होगा। जी, एक आपके जो आम आदमी पार्टी के जो दोस्त हैं उनको भी हम खुश कर देते हैं। वो काफ़ी वीडियोस बनाते हैं आजकल, आपने उनको भी सब काम पे लगा रखा है, तो वीडियोस और रील्स बना रहे हैं आजकल बहुत। तो उन्होंने आनंद विहार में एक कोई वीडियो बनाया जो मॉनिटरिंग जो आपका सेंटर है, बिल्कुल उसके आसपास आपने खूब सारा छिड़काव कर दिया ताकि उसमें पोल्यूशन के आंकड़े को ही आप कंट्रोल कर लें। तो मोबाइल आजकल हाथ में है, कहीं और जा कर के कर लेते हो। तो मतलब पानी छिड़कना भी गुनाह हो गया। पानी छिड़क रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में कर रहे हैं। अब कहेंगे कि भाई बादल आ गया तो क्लाउड सीडिंग हो गया, पानी कर दिया तो वो हो गया, नदी आ गई तो साफ कैसे हो गई। अब वो प्रश्न करना विपक्ष है, प्रश्न तो करेगा ही, कुछ तो कहेंगे ही। तो उनको कहने दीजिए, उनका काम है। नहीं करेंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। हम अपना काम कर रहे हैं तो पानी भी छिड़केंगे, मिट्टी भी हटाएंगे, डस्ट भी साफ़ करेंगे, नल इसको नदी को भी साफ़ करेंगे। हर वो काम दिल्ली की जो दिक्कतें हैं उन सबको हम दूर करना चाहते हैं और अपनी ओर से कोई प्रयास छोड़ेंगे नहीं। आज आप जिस पद पर हैं, इस पर देखिए शीला दीक्षित रहीं लंबे समय तक, फिर अरविंद केजरीवाल रहे। केजरीवाल तो इस पद पर बैठे बैठे उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय नेता भी बना लिया, नेशनल पार्टी बना लिया अपनी पार्टी को। तो आपकी तुलना हमेशा शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल से की जाएगी। तो आपका ऑलरेडी जो बेंचमार्क है वो बड़ा हाई है, दोनों तरह से, राजनीति करने में भी और काम करने में भी। मुझे पता नहीं मेरी तुलना किससे की जाएगी। मैं अपनी तुलना अपने आप से करती हूँ कि मेरा कल जो मैं कर सकती थी उससे बेहतर आज करूँ और आज जो कर रही हूँ उससे बेहतर मैं अगले दिन करूँ। मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेवारी दी है। मैं ये समझती हूँ मैं पूरे एफर्ट के साथ, पूरी अपनी क्षमताओं के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे जोश के साथ दिल्ली के लिए काम कर रही हूँ। हर निर्णय को पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ निभाना और करना, ये मेरा दायित्व है। कई बार लोगों को दिक्कतें होती हैं कि भाई एक महिला 18 घंटे फील्ड में कैसे रह सकती है और रोज़ाना दफ्तर जाती है, बताओ। सैटरडे को भी ऑफिस खुल रहा है,
कार्यक्रमों में भी शामिल होती है, मीटिंग में अफसरों से भी पूरा हिसाब मांगती है कि काम का। तो ये सारी चीज़ें लोगों के लिए थोड़ा अचरज हो सकती है, परंतु मेरे लिए नहीं। मैं सालों से जनता के बीच में काम कर रही हूँ और मुझे ये एक अवसर के रूप में दिखता है कि दिल्ली की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है और मैं पूरे मन के साथ में इसको करूँ। पानी के थोड़ा और करीब चलते हैं, फिर मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और आप ईमानदारी से बताइएगा कि आप एक महिला हैं और जब आप महिला के तौर पर मुख्यमंत्री बनी, ये पुरुष समाज है पूरी राजनीति दिल्ली की पुरुष प्रधान है, आपके कैबिनेट में भी सारे पुरुष ही हैं। शुरुआत में आपको कितना चुनौतीपूर्ण ये लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे इंस्ट्रक्शंस नहीं लेना चाहते होंगे, आपसे कमांड नहीं लेना चाहते होंगे, या इस इंतज़ार में बैठे होंगे कि ये नहीं कर पाएगी, देखते हैं अभी। देखो, मैं ये मानती हूँ सुदीप जी कि साहस का, निर्णय क्षमता का और मेहनत का कोई लिंग नहीं होता। अगर आप में ये गुण है तो आप हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूती से खड़ा रख सकते हो, और वो मैंने किया और लगातार कर रही हूँ और कोशिश भी करती हूँ। तो ऐसे में सपोर्ट भी मिलता है, लोगों को समझ भी आती है, और नहीं समझ आती तो मैं समझा भी देती हूँ। पर दिल्ली की बेहतरी के लिए जो होगा करना वही होगा, ये बात सबको समझ में आ चुकी है, चाहे वो अफसर हों, साथी हों, और हम लोग मिल के काम करते हैं। ये मेरा एक स्वभाव है कि मैं सबको साथ लेके चलती हूँ, अधिकारियों की भी सुनती हूँ और साथियों की भी सुनती हूँ, परंतु निर्णय वही लेती हूँ जो सही है। तो इसको अब जिनको समझ में आ गया अच्छा है, नहीं आया आ जाए। देखिए, दिल्ली की जो राजनीति है, आपकी अपनी पार्टी की भी जो राजनीति है, वो दिल्ली के ट्रैफिक की तरह है कि कौन रॉन्ग साइड से कब आ जाएगा, कौन रेड लाइट जंप कर देगा, कुछ नहीं पता। तो आपको भी लगातार अपना हेलमेट लगा के रखना पड़ता होगा, आप भी लगातार सीट बेल्ट लगा के चलती होंगी पूरी हर समय, मतलब सुरक्षा कवच आपका ऑन रहना चाहिए। यहाँ की राजनीति कुछ इस प्रकार की है। देखिए, दिल्ली की क्या, हर जगह की राजनीति तो इसी प्रकार की होती है, पर कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़नी पड़ती है। आप घर में खड़े खड़े भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है और रोड पे भी आप सावधानी से निकल जाते हैं, तो ये हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। पर हाँ, आप जो कर रहे हैं वो ज़रूर आपके हाथ में है, आप अच्छा करिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ना यहाँ तक पहुँचने की सोचा था, ना यहाँ से आगे का रास्ता पता, पर ये पता है कि जब जिस क्षण जहाँ है उस काम को पूरा करो। आपके आसपास जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, कई ऐसे भी होंगे जो आपसे सीनियर होंगे, कई ऐसे भी हैं जो अनुभवी हैं या जो महत्वाकांक्षा रखते हैं आगे चलकर कि भाई हम भी कुछ बड़ा करेंगे। ऐसे लोगों के साथ आप कैसे अपना समन्वय बनाकर रखती हैं? और आपको कभी ऐसा लगता है कि वो कभी कभी आपको सरप्राइज दे देते हैं, अचानक से आपने कुछ तय नहीं किया लेकिन और किसी ने कुछ घोषणा कर दी, तुरंत जाके श्रेय लेने की दौड़ होती है? देखो, ये फील्ड जो है पॉलिटिकल फील्ड, इसमें हर चीज़ संभव है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सब कुछ होता है, पर इसको आप बड़ा नेचुरल लीजिए। तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप के अंदर क्षमता होगी तो आप अपनी चीज़ों को कर ही लेते हैं, पर दूसरे की उसके ऊपर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता भी नहीं है और होता भी नहीं। तो आप सब, ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपनी सराउंडिंग में वो लोग मिले हैं जो एक मिशन, एक ध्येय के लिए काम कर रहे हैं, और अभी तक सबका जो वो मिशन है वो सबसे ऊपर है, बाकी चीज़ें नीचे। रेखा जी, आप परिवार में बड़ा विश्वास करती हैं, भगवान में विश्वास करती हैं कि जो कुछ होगा आपके लिए अच्छा होगा, आप मन लगा के काम करती हैं। तो परिवार से हम जब बात कर रहे हैं तो कई बार ये भी आया कि आपको अपने पति से बहुत सपोर्ट मिलता है, जो कि मिलना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये आरोप भी लगने लगता है कि वही आपको गाइड कर रहे हैं। वो एक तस्वीर आई जिसमें वो मीटिंग्स में बैठे हुए हैं, और दिवाली पे भी जब आप गई प्रधानमंत्री को मिलने के लिए तो भी वो साथ में हैं। तो उसके बारे में हमें ये बताइए कि ये राजनीति में आने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आपके पार्टनर को भी घसीट लिया जाता है, या वाकई में ऐसा है कि आपके पति आपको गाइड करते हैं, मैं बताते हैं? डूसू की प्रेसिडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट होना आप समझते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, छात्र राजनीति से आप आई छात्र हैं। राजनीति से, तो वो मैं शादी से पहले थी, एक बार नहीं दो बार रही। और उसके बाद जब मैं इस चुनाव लड़ी निगम पार्षद का, 3 बार निगम पार्षद का चुनाव लड़ी, 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ी, अनेकों कमेटियों की मैं
अध्यक्ष रही, एमसीडी की हर कमेटी में मैंने काम किया। तो मेरा नेतृत्व, मेरा विज़न, मेरा काम करने का तरीका, मेरा सब मेरा अपना है। पर आप एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रहते हैं और नेता कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ में उसके साथी, समूह, परिवार, हजारों लोग होते हैं। उन हजारों लोगों में एक वो व्यक्ति भी हो सकता है जो आपका पति भी है। तो ऐसा नहीं होता कि आपका साथ देने वाले लोगों में कोई आपका भाई नहीं होगा, कोई बहन नहीं होगी, कोई पति नहीं होगा, या कोई और साथी, कोई सहेली कॉलेज की, इसकी, सब प्रकार के लोग आपके साथ होते हैं। वो आपका साथ देते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, आपके विज़न को इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसी तरीके से परिवार की स्थिति भी रहती है। कतई भी मेरे सरकारी निर्णय, सरकार चलाना, ये मेरा अपना काम है। पर हाँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे जो सबसे बड़ी मेरी एसेट हैं, मेरे क्षेत्रवासी, उनका ध्यान रखना ज़रूर मैंने उनके जिम्मे सौंपा हुआ है कि भाई इनके सुख दुख में, इनके किसी कार्यक्रम में चले जाया करो। पर मेरा नेतृत्व, मेरी क्षमताएं, ये सारी दुनिया को, पूरी दिल्ली को, मेरे सारे सर्कल को, सबको पता है। तो इसलिए विपक्ष ने कोई स्टोरी प्लांट करनी है वो कर सकते हैं। जहाँ तक रही प्रधानमंत्री जी के साथ मिलके आने की बात, तो मेरा परिवार प्रधानमंत्री जी से मिले। आज देश के करोड़ों लोगों की इच्छा रहती है प्रधानमंत्री जी से हम मिले, तो मैं अनेकों बार मिलके आती थी, तो परिवार की इच्छा थी कि हमें भी मिलवाओ एक बार। अच्छा। तो मैंने उनको दिवाली जैसा मौका, जब आपका पारिवारिक वो होता है, मैं उनको लेके गई। बड़ा अच्छा लगा सबको, बच्चों के साथ प्रधानमंत्री जी ने खूब बातें की। उस मीटिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि वो प्लान कैसे हुई? मतलब दिवाली की शुभकामनाओं के लिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया। हाँ। उन्होंने समय दिया और मैं परिवार समेत दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची, और उन्होंने सबसे परिचय किया, सबका पूछा वर्तमान और क्या उनकी इच्छाएं हैं भविष्य की। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जिस नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके साथ में परिवार, और मोदी जी तो शख्सियत ऐसी हैं कि हर व्यक्ति मिलना चाहता है। आपके सर्कल में आपके हर व्यक्ति कहता है कि भाई एक बार मोदी जी से मिलवा दो। तो परिवार को मिलाने का मौका लगा तो मैंने मिलवाया जी। ये जो स्ट्रक्चर है अभी सरकार का, इसके बारे में कहा जाता है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री हैं तो अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि एक सीईओ की तरह काम किया जाता है। उनको एक टारगेट दिया जाता है, जैसे सीईओ होते हैं कंपनी के, उनको एक टारगेट दिया आपने, हर तिमाही पे उनका मीटिंग की जाती है, कहा जाता है कि भाई बताइए आपने क्या क्या किया, और फिर पूरे साल के बाद उनका लेखा जोखा लिया जाता है। आपको भी ऐसा लगता है कि आप मुख्यमंत्री कम हैं, एक सीईओ ज़्यादा हैं, और आपके लिए भी उन्होंने कोई एक रोड मैप, या कहते हैं बच्चों के लिए इस साल क्या सिलेबस रहेगा, वो सिलेबस उन्होंने तय करके रखा हुआ है? सीईओ किसे बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री किसे बोल रहे हैं? ये राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अगर आपको जिम्मेदारी मिली है, तो आपका एक मैनिफेस्टो होता है, आपके कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ टारगेट होते हैं, और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपके पास में वो 5 साल का समय होता है। तो अच्छा नेतृत्व वो है जब अपने टारगेट्स को ध्यान रखे और उनको अचीव करने के लिए समयबद्ध तरीके से काम करे। तो मोदी जी की कार्य प्रणाली में वो सारी चीज़ें हैं जो वो अपने लिए करते हैं। वो जिस चीज़ का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी खुद ही करते हैं। तो ऐसा नेतृत्व जो काम के इम्प्लीमेंटेशन को जानता है, और वो यही सोचते हैं कि भी मेरे सभी साथी, हमारे सभी राज्य, हमारे सभी मुख्यमंत्री, सभी मंत्री काम करें और अच्छा काम करें। तो ये तो हमारे लिए प्रेरणा है कि आज अच्छा काम करने की तरीके, जब हमारी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती है, देश भर के मुख्यमंत्री, तो क्या अच्छा काम आपने अपने राज्य में किया वो बताते हैं, तो बाकी सब प्रेरित होते हैं। आपने नए प्रोजेक्ट किए, घोषणाएं लोगों ने कर दी, पूरे किए नहीं, गायब हो गए। यमुना साफ़ कर देंगे, यमुना साफ़ कर देंगे, आपने कहा ना। मुख्यमंत्री जी जो थे पूर्व वाले, वो बोल के गए, फिर टेन्योर ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा एक टेन्योर और दे दीजिए, फिर कहते अगला एक और दे दीजिए। तो ऐसे नहीं होता। आज मैं हूँ, मुझे यमुना साफ़ करनी है, तो मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल को डिवाइड करके कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। आप उसको सीईओ कहें, आप उसको काम करने का तरीका कहें, हर चीज़ में परफेक्शन ज़रूरी है। आज रैंडमली आप कुछ नहीं कर सकते कि रैंडमली आपने तैयारी नहीं करी, सर्दियाँ आने वाली है तो सर्दी की तैयारी नहीं है, गर्मी आने वाली तो गर्मी की तैयारी नहीं है। आपको समयबद्ध तरीके से जो भी समस्याएं राज्य के ऊपर आने वाली है, उनको सोचना भी होगा और प्लान भी करना होगा। तो ये वो चीज़ है जो आदरणीय मोदी जी में है, और हम उनसे सीखते हैं। अब आप स्टार कैंपेनर भी बन गई हैं,
और बीजेपी ने आपको स्टार कैंपेनर्स की सूची में शामिल किया है, आपसे बिहार में चुनाव प्रचार करवा रहे हैं, अब हो सकता है आगे भी करवाएंगे। ये आपका एक नया रूप है। तो मैंने देखा कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनता है वो धीरे धीरे एक राष्ट्रीय नेता भी बाद में बन ही जाता है। तो आप भी अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता तो मैं रही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही मुख्यमंत्री बनने से पहले तक। जब यूपी का चुनाव था तो मैं वहाँ की चुनाव इंचार्ज थी महिला मोर्चा की। जब मध्य प्रदेश में चुनाव था मैंने वहाँ भी काम किया। तो परंतु आज एक सूची जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि हाँ, आपके जब नेता वहाँ जाते हैं वो अपना जनसभाओं को संबोधित करते हैं, उस श्रेणी में मेरा नाम भी शामिल है और मैं भाजपा का सरकार का विज़न वहाँ रख सकती हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है और खुशी है मुझे कि बिहार को बढ़ता हुआ देखने में हमारा भी सहयोग हो, क्योंकि बिहार खुश है तो दिल्ली खुश है। क्योंकि दिल्ली और बिहार की बॉन्डिंग जो है, आज लाखों लोग बिहार मूल के दिल्ली में रहते हैं। जब बिहार प्रगति करेगा तो दिल्ली अपने आप खुश होगी। तो इसलिए बिहार की प्रगति होना ज़रूरी है, दिल्ली की प्रगति होना ज़रूरी है और दोनों का आपस में प्रेम प्यार होना ज़रूरी है। तो हमारी तो जिम्मेवारी बन जाती है कि हम जनता के इस पक्ष को वहाँ तक पहुँचाएँ कि भाई बिहार की तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सहयोग से ही संभव है। अब थोड़ा आपके राइवल्स के बारे में बात करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से ख़त्म है या आपको लगता है कि वापस भी आ सकती है? अभी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ गलत कदम उठा लिए तो अगली बार वो वापस भी आ जाएंगे और यही केजरीवाल जी को उम्मीद भी है। देखिए, मैं ये समझती हूँ यदि उनके पास कुछ करने के लिए हो तो वो ऐसे विषय जिनका कोई सर पैर नहीं है, ऐसे विषय वीडियो उठा करके उसमें से ये कर दिया वो कर दिया, कुछ सेंसिबल बातें बोले, दिल्ली की जनता के हित में कुछ करें। या जब मौका था तब कर लिए होते, तब तो कुछ किया नहीं। आज वो खोज के मतलब केजरीवाल साहब भी रेखा गुप्ता की वीडियो देख करके कुछ बोलेंगे, अब आपका और मेरा ये इंटरव्यू अब चलाएंगे आप, अभी देखिए, तो फिर इसमें से भी निकालेंगे रेखा गुप्ता राइट को खड़ी थी, राइट को क्यों खड़ी थी, रेखा गुप्ता ने ये क्यों कह दिया, रेखा गुप्ता ने नदी क्यों निकाल दी, अभी वो कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने गंगा बहा दी। अरे भाई, वो कुछ भी बोलना है उनको। अगर उनके पास सच में काम होता तो वो दिल्ली में थे तो दिल्ली में करना चाहिए था, और पंजाब की जिम्मेवारी आज है तो पंजाब में करते। बाढ़ आई, आप वहाँ से भाग करके इधर आ गए, यहाँ के कैंप देख रहे हैं। अरे भाई, बाढ़ पंजाब में जो आई, इतनी बुरी तरीके से लोग वहाँ के क्षतिग्रस्त हुए, वहाँ पे आपने जिम्मेवारी नहीं उठी। वो उनके मुख्यमंत्री जी अस्पताल में एडमिट हो गए और केजरीवाल जी भाग करके यहाँ आ गए, और वैसे आप वहाँ का मोर्चा संभाले हुए हैं, वहाँ की सारी सरकारी संपत्तियों को इस्तेमाल करते। तो ये थोड़ा सा उनको मंथन करना पड़ेगा, आत्ममंथन, कि सच में जनता के प्रति उनकी क्या जवाबदेही है। जब यहाँ थे तो यहाँ उन्होंने नहीं समझा उसका सीरियसनेस। पंजाब से आपको प्रदूषण के मामले में कितना सहयोग मिल रहा है वहाँ की सरकार से, या असहयोग मिल रहा है? देखिए, पंजाब से हम ये चाहते हैं कि पराली वाला जो विषय है वो नियंत्रित होना चाहिए। तो जिस तरीके से हरियाणा ने अपने बायो कंप्रेस प्लांट लगाए हैं, ऐसे ही पंजाब में लगे ताकि किसानों को पराली का पैसा मिले और ये पूरा का पूरा कंप्रेस हो करके आपका फ्यूल में तैयार हो या फिर इसमें खाद में बदले। परंतु पंजाब में सरकार का ध्यान इस और नहीं है, और लगते हुए राज्य होने के कारण हमें ये समस्याएं झेलनी पड़ती है कि भाई थोड़ा सा इस और ध्यान दीजिए। तो मैं समझती हूँ आने वाले समय में हम इस बातचीत को खुला रखेंगे और हो सका तो उनकी ओर से सहयोग मिला तो अच्छा रहेगा। एक थोड़ा अलग आपसे सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप छात्र नेता रही हैं, आपने युवाओं के साथ काम किया है। अभी जेन ज़ी की बड़ी चर्चा होती है और लोग ऐसी विपक्ष के नेता उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहाँ भी नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा कुछ विद्रोह हो जाए। आपने जेन ज़ी के साथ काम किया है, छात्रों के साथ काम किया है। आपको हमारा युवा बाकी देशों के युवा से कैसे अलग लगता है और क्या आप सोचते हैं कि यहाँ भी ऐसा हो सकता है? देखिए, भारत जो है एक युवा देश है। हमारी 60% पॉपुलेशन जो है वो युवा है, पर यहाँ का युवा बहुत ही संवेदनशील है, अपनी रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है और वो समझता है। आज एक छोटा बालक भी
बड़ा होते होते अपनी ज़रूरतों को, अपने परिवार के संस्कारों को, अपनी रूट्स को, हर चीज़ को पहचान लेता है। एक वो तरुण व्यक्ति पूरी जिम्मेवारी ओट लेता है। कितनी जगह आप देखते हो काम करना शुरू हो जाते हैं, नौकरी करना शुरू हो जाते हैं, व्यापार में दुकान पे बैठना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे देश का युवा ऐसा नहीं है कि जिसको इतना फ्री हैंड मिला हुआ है कि भाई तुम चिंता मत करो, आराम से जा कर के पढ़ाई करो और उसके बाद आकर के जिम्मेवारी संभालना। हमारा युवा तो जिम्मेवारी बचपन से संभालना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उसकी समझदारी, उसका विज़न जो है वहीं से खुलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए देश में उनका एक बहुत बड़ा रोल है, देश को आगे बढ़ाने में भी। और आज का युवा अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता है कि मैं भारतीय हूँ, भारत का नागरिक हूँ और मुझे अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। और इसीलिए भारत जो लगातार तरक्की कर रहा है, इतने स्टार्टअप, इतने स्टैंड अप, इतने यूनिकॉर्न्स, ये जो चीज़ें हो रही है, ये युवाओं की सहभागिता है शासन में, प्रशासन में, बिजनेस में, कारोबार में, जो भारत को आगे लेके जा रही है। देश भर की महिलाओं के लिए आपसे मैं 1-2 टिप्स लेना चाहता हूँ। टिप्स और वो सबके काम आएंगी। जब परिवार में कोई महिला सुपरस्टार बन जाती है, स्टार बन जाती है, ओके, और जब वो अपने परिवार में सबसे ज़्यादा सफल हो जाती है, अपने पार्टनर से भी ज़्यादा सफल, या उसको अपने पार्टनर से ज़्यादा लोग पहचानने लगते हैं, जैसे आज आपको सब लोग पहचानते हैं, आपके साथ फ़ोटो खींचते हैं, ये आपके पारिवारिक लाइफ पे कितना असर करता है और इसको घर में जाके कैसे बैलेंस करना चाहिए? देखो भाई, प्रायोरिटीज़ रखनी पड़ती है। आपको हर क्षण, हर दिन की प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी। जिस विषय को आप समझते हैं कि आज इस पल यही ज़रूरी है, तो वो उस समय वही होना चाहिए। आपको लगता है कि भी मेरे लिए आज नौकरी पे जाना ज़रूरी है, तो वो उस दिन आपको वो करना है। परंतु कुछ समय होगा, आपका बच्चा बीमार होगा, तो आपके लिए प्रायोरिटी वो हो जाएगी। जिस दिन आपके घर के लिए कोई विशेष उत्सव होगा, तो प्रायोरिटी वो भी बनेगी। परंतु उसमें भी आप अपने परिवारजनों को जब अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व रखती हैं, तो वो आपकी मजबूरी भी समझेंगे और आपका जो नया स्टेटस है उसको भी मानेंगे, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। तो चीज़ें सिर्फ हमारी नहीं होती, मतलब मेरी नहीं होती, हमारी होती है। और हमारी जिम्मेवारी जब सब इकट्ठा मिलके परिवार समझता है, तो वो हर चीज़ में सहयोग करता है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें जोड़ के चलना, विषय को आपस में शेयर करना और प्रायोरिटीज़ तय करना, तो ये। और महिलाएं तो वैसे भी दोहरी ताकत वाली होती हैं, घर, परिवार, बाहर सब संभाल लेती हैं। तो ये आपकी क्षमताएं अनलिमिटेड है, तो खूब जम के काम करिए, चिंता मत कीजिए। रेखा जी, अभी आप चुनाव प्रचार करके आई हैं बिहार से। बिहार पर आपका आकलन क्या है इस समय? निश्चित रूप में बिहार की जनता ने मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व का जो विकास देखा है, 100% एनडीए की सरकार वहाँ बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और विकास की गति और बढ़ेगी। तो आपको लग रहा है कि बहुमत से आप आ रहे हैं? 100%। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम रह गई थी, उम्मीद से कम थी। उसके बाद से लगातार ये कहा जाने लगा कि भाई लोकप्रियता कम हो रही है, लोगों का मोह भंग हो रहा है। आप तो जाती हैं दिल्ली में भी, बाहर भी। अभी आपको क्या लग रहा है कि वो जो माहौल था 2024 के लोकसभा चुनाव के समय का, वो कुछ आप उससे रिकवर कर पाए हैं, कुछ बेहतर हुआ है? देखिए, चुनाव में बहुत सारी चीज़ें काम करती है। आपका सीट, आपका कैंडिडेट, आपके जातीय समीकरण, हर चीज़ काम करती है। कहीं ट्रायंगल फाइट हो जाती है, कहीं कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ को आप मोदी जी की लोकप्रियता के साथ नहीं जोड़ सकते। मोदी जी कल भी जनता के दिलों में थे, आज भी हैं और अपने कामों की वजह से आगे भी रहेंगे। तो मोदी जी की लोकप्रियता हर दिन, हर क्षण बढ़ रही है और लोग उन पे विश्वास करते हैं, देश की जनता उन पे विश्वास करती है। आने वाले समय में आप कोई और नेता देखती हैं जो उनके लिए चुनौती बन सके? कोई चुनौती नहीं है, चुनौती हो ही नहीं सकती। मोदी जी हैं और ऐसा नेता सदियों में कोई एक होता है और वो हुए, ये हमारा सौभाग्य है। रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, दूरदर्शन के लिए आपने इतना समय निकाला। आपको छठ की शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो आपने इतना इंतज़ाम किया है, लोग आएंगे, छठ मनाएंगे और यमुना को लेकर जो आपसे सवाल लगातार किए जाते हैं वो शायद थोड़े से कम होंगे इस बार।
देखो, सवाल कम हो ना हो, हमारे दिल्ली के लोग ज़रूर कल आनंद लेंगे और दिव्य और भव्य छठ दिल्ली में मनाई जाएगी। आपका धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।